पिछले कुछ सालों में हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की फिटनेस काफी बेहतर बनती गई है। इसी शानदार फिटनेस और परफॉर्मेंस के कारण आज हमारी इंडियन क्रिकेट टीम टेस्ट, ओडीआई और टी20 में टॉप पे है। विश्वास वालावालकर एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज के साथ काम किया है। आज के हमारे इस बेहतरीन संवाद में वो हमें इंडियन क्रिकेट टीम के फिटनेस के बारे में बेहद आसान भाषा में समझाएंगे। ऐसे और लाइव ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डॉक्टर स्मिथ शो। सर, आपने कई इंडियन क्रिकेटर्स के साथ काम किया है। लास्ट 15 साल में इंडियन क्रिकेट टीम की जो फिटनेस है वो वाकई में मतलब बहुत ही अंतर आया है। तो सर, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट ऑन अ टीम लेवल MS धोनी को जाता है, पर इंडिविजुअल लेवल पे विराट कोहली पे जाता है। तो सर, ये इवोल्यूशन ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स फिटनेस के बारे में आप बताएं फ्रॉम अ स्ट्रेंथ कंडीशनिंग पर्सपेक्टिव। ये जो क्रेडिट है वो ना MS धोनी को जाता है या ना विराट कोहली को जाता है, वो जाता है BCCI को। सो आज जो हम टीम देखते हैं, ओके। जो फास्ट है, फ्यूरियस है। आज हम 145 150 से बॉलिंग कर रहे हैं। हमारी फील्डिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। हमारे में बहुत ज्यादा पावर आ चुकी है और वी कैन एक्चुअली कम्पीट ऑन अ इंटरनेशनल लेवल। आज इंडिया की जो क्रिकेट टीम है वो टेस्ट नंबर 2 है, T20 1 है, वनडे में भी 1 नंबर है। इसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता है BCCI को। BCCI ने क्या किया लास्ट 20 सालों में, एक सिस्टम लाई इंडिया में। वो सिस्टम में ये सभी प्लेयर आ चुके थे और वो सिस्टम के द्वारा ये प्लेयर्स आज बढ़ चुके हैं और बड़े बन चुके हैं। इसका मतलब क्या कि 20 साल पहले BCCI ने डिसाइड किया कि हमें कुछ फिटनेस के बारे में करना पड़ेगा, हमें कुछ स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें कुछ फिलोसफी और अच्छे स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट लाना पड़ेगा और तभी जाके हम अपने प्लेयर्स को अच्छा कर सकते हैं। जेनेटिकली इंडियंस हैव अ वीक बॉडी, तो हमें फिटनेस की जरूरत ज्यादा है। तो हमारे में टैलेंट कभी कम नहीं था। हमारे पास टैलेंट था, स्किल था, लेकिन फिटनेस और फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस से हम कम आ रहे थे। बहुत साल पहले BCCI ने इंटरनेशनल कोचेस, ट्रेनर्स, फिजियोज हायर किए और उन्हें एक सिस्टम लाई, प्रोसेस लाई और प्रोटोकॉल लाया जो हमने आगे जाके फॉलो किया। अब जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो हमें 2 पैरामीटर्स दिखाई देते हैं वहां पे। एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो फिजिकल कॉम्पिटेंसी जो हम कहते हैं, और दूसरी चीज जो है वो है फिटनेस पैरामीटर्स। सो व्हाट डू मीन बाय फिजिकल कॉम्पिटेंसी? आपका पोस्चर क्या है, आपके पोस्चरल प्रॉब्लम क्या है, और वो पोस्चर को करेक्ट करना ये आपका फिजिकल कॉम्पिटेंसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। उसके साथ साथ आपकी मूवमेंट असेसमेंट में कौन से इश्यूज आते हैं, आपकी जो मूवमेंट है उसकी क्वालिटी क्या है। मतलब आप कितना वेट उठा रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना इफिशिएंटली आपके मूव कर रहे हो वो ज्यादा इफिशिएंट होता है। ये जो आपके मूवमेंट पैरामीटर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? नंबर 1, आपकी स्टेबिलिटी क्या है, मोबिलिटी क्या है। मोबिलिटी मतलब आपके जॉइंट की रेंज, हर एक जॉइंट की एक स्टिपुलेटेड रेंज होती है, वो आप फुल रेंज ऑफ मोशन में काम करते हो कि नहीं करते हो। उसके साथ साथ आपका फायरिंग रेशो क्या है, मतलब आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन मतलब अगर मैं ये बाइसेप को अगर उसको फ्लेक्स करता हूं तो शायद कुछ मसल फाइबर रिक्रूट होते हैं, लेकिन इसी को मैं अगर हेवी वेट उठा के करता हूं तो ज्यादा मसल फाइबर रिक्रूट हो जाएंगे। बहुत बार शरीर में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट में कुछ मसल फायर नहीं होते और कुछ मसल्स ओवरवर्क हो जाते हैं, तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो आपका ये कोऑर्डिनेशन, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये फायरिंग रेशो को इंप्रूव करना, ये आपकी फिजिकल कॉम्पिटेंसी का एक हिस्सा बनता है। उसके साथ साथ आपके ऊपर कोर के ऊपर काम करना और आपकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना। जब हम फिजिकल कॉम्पिटेंसी को काम करेंगे तो आपकी मूवमेंट पैटर्न्स बेटर हो जाएंगे। ये हो गया एक पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर जब बात करते हैं फिटनेस की, तब वो पावर, स्पीड, एजिलिटी, कोर, आपका मस्कुलर एंड्योरेंस क्या है, मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या है, मस्कुलर पावर क्या है, आपका स्पीड एंड्योरेंस क्या है, आपका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस क्या है। ये फिटनेस अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं और वो जो पैरामीटर्स के ऊपर काम करना भी जरूरी होता है, तभी जाके हम एक अच्छा क्रिकेट या कोई अच्छा सा स्पोर्ट खेल पाएंगे। मतलब एक जगह पे हमने क्वालिटी ऑफ मूवमेंट को बेटर किया, दूसरी जगह पे हमने फिटनेस पैरामीटर्स को अच्छा किया जो हमारा वीकनेस था, तब जाके हम एक बेटर क्रिकेटर बन सर, सकते ये हैं। फिटनेस पैरामीटर्स को आप एकदम आसान भाषा में हमारे दर्शकों के लिए समझाएंगे ताकि उनको एक जिस्ट पता चल जाए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम किसी भी क्रिकेटर को देखे या उसकी मूवमेंट को देखे, उसके परफॉर्मेंस को देखे, तो वो एक साइंटिफिक एनालिसिस कर पाए। तो जैसे कि मैंने बोला, क्रिकेट एक बहुत कॉम्प्लेक्स गेम है। वहां पे बहुत सारे अलग अलग मूवमेंट डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में हमें करनी पड़ते हैं।
ये एसिमेट्रिकल गेम है, बहुत सारे राइट हैंडर्स को राइट हैंड, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड करना पड़ता है, लेकिन उसमें बहुत सारे अलग अलग मूवमेंट पैटर्न होते हैं, क्योंकि आपको बैटिंग भी करनी पड़ती है, आपको बॉलिंग भी करनी पड़ती है और आपको फील्डिंग भी करनी पड़ती है। ये डिफरेंस है बाकी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, रैकेट स्पोर्ट्स और क्रिकेट का। तो ये डिफरेंट प्लेन्स की वजह से और उसका जो इंटरमिटेंट स्टाइल है, मतलब क्या कि आपको हाई इंटेंसिटी लेवल पे काम करना पड़ता है, आपको आपका 100% एफर्ट से कोई भी मूवमेंट करनी पड़ती है और आपको एक शॉर्ट ब्रीफ ब्रेक मिलता है, जिसे हम इंटरमिटेंट स्पोर्ट कहते हैं। मतलब क्या, हम मेजरली जिसे हम एनर्जी पाथवेज की अगर भाषा में बात करें, तो हम एटीपीसीपी मतलब रेडीमेड एनर्जी को यूज करते हैं और हम एनएरोबिकली काम करते हैं ज्यादा। ऑफ कोर्स हमें एरोबिक बेस चाहिए होता है यहाँ पे, क्योंकि ये गेम जो है ये बड़ा होता है। T20 क्रिकेट, वनडे या टेस्ट क्रिकेट, ये बड़ा बड़ा पैटर्न हो जाता है, लेकिन एरोबिक फिटनेस को भी हम एनएरोबिक वे में ही डेवलप करते हैं। तब अब जब हम क्रिकेट की बात करते हैं, तो हमारा सबसे नंबर 1 पैरामीटर आज हम देखते हैं वो है पावर। आज कोई भी जो एक स्पोर्ट है वो पावर ओरिएंटेड स्पोर्ट हो चुका है, और पावर भी ऐसा कि आपको अगर आप फटीग्ड है, अगर आप टायर्ड है, फिर भी आपको पावर आउटपुट देना पड़ता है, क्योंकि डिमांड उस स्पोर्ट की वैसी होती है। तो हमारा सबसे नंबर 1 पैरामीटर जिसे हम डेवलप करना वो है पावर ट्रेनिंग। लेकिन हम सीधा सीधा पावर की तरफ जा नहीं सकते। पावर को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रेंथ को डेवलप करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ की, मतलब वहां पे भी 3 डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है, मस्कुलर एंड्योरेंस होता है और मस्कुलर पावर होता है। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि मुझे वेट कम उठाने हैं या मुझे वेट ज्यादा उठाने हैं, मुझे रिपीटेशन कम करने हैं या मुझे रिपीटेशन ज्यादा करने हैं। इसका सिंपल जवाब है, अगर आपको मस्कुलर एंड्योरेंस ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा, तो आपको कम वेट उठाते हुए ज्यादा रिपीटेशन करने पड़ेंगे और आपका ब्रेक पीरियड भी कम होगा। लेकिन जब हम स्ट्रेंथ डेवलपमेंट की बात करते हैं, तब हमें हेवी वेट उठा के कम रिपीटेशन करने पड़ते हैं। हेवी वेट मतलब कितना वेट, तो आपका जो 1 रेपिटेशन मैक्स है, 1 आरएम जिसे कहते हैं, मतलब आप एक रेपिटेशन में सबसे ज्यादा वेट कितना उठा सकते हो, वो आपका 1 आरएम हो गया। उसके 90 to 100% में अगर आप वेट उठाते हो, अगर आपको एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ डेवलप करना है, तो वहां पे आपका रेपिटेशन कम होगा, लेकिन आपका वेट ज्यादा होगा। अगर आपको मस्कुलर एंड्योरेंस के ऊपर काम करना है, तो आप वेट कम उठाते हो, 30 to 40% ऑफ योर 1 आरएम, और आपके रेपिटेशन 12 to 18 या 20 तक जा सकते हैं। लेकिन एक बार ये करने के बाद जब हम पावर की बात करते हैं, तो पावर में भी आपको वेट कम उठाना है और आपकी एक्सप्लोसिव मूवमेंट जो होती है, आपका जो स्पीड ऑफ मूवमेंट होता है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत होती है। मतलब आप वेट 30 to 40% ऑफ योर 1 आरएम करते हो, लेकिन एक्सप्लोसिवली उसको ट्रेन करते हो। जब आप पावर की बात करते हो, तो आपका ब्रेक टाइम जो होता है वो भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी पूरी रिकवरी होनी चाहिए। बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे पावर आउटपुट डेवलप करना है, राइट। सो आपकी रिकवरी अच्छी होनी चाहिए, आपके प्रीवियस सेशन से भी आपकी रिकवरी अच्छी होनी चाहिए। आप वेट 30 to 40% ऑफ योर 1 आरएम उठाना है और आपको एक्सप्लोसिवली मूवमेंट करनी है। ये आपका पावर आउटपुट का हो गया। जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए आपको हेवी वेट्स उठाने हैं और आपके रिपीटेशंस कम हो गए। मस्कुलर एंड्योरेंस की बात करते हैं, तो नेचुरली आपको वेट कम उठाना है और आपके रिपीटेशन ज्यादा होने चाहिए। ये हो गया मसल की बात। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मसल जो अपना ये पार्ट है, वो अपना कोर ट्रेनिंग है। अब कोर ट्रेनिंग के बारे में बहुत सारे मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। लोगों को ऐसा लगता है कि कोर ट्रेनिंग मतलब 6 पैक्स के ऐप बनाना। ना 6 पैक मतलब आपका एक मैं इसको हमेशा बोलता हूँ, ये अपना शोरूम है, तो हमें शोरूम के ऊपर काम नहीं करना है, हमें गोडाउन के ऊपर काम करना है। गोडाउन मतलब हमारा डीप मसल होता है, जो हमारे लंबर स्पाइन को प्रोटेक्ट करता है, उसका जो कर्वेचर है उसको मेंटेन करता है। 6 पैक्स ऐप बनाना मतलब हमारा कोर ट्रेनिंग नहीं होता। कोर ट्रेनिंग मतलब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में हम काम करते हैं। मतलब क्या कि वहां पे टेंशन डेवलप होता है, स्टेबिलिटी डेवलप होती है, लेकिन मसल के लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होता। जब कोई मसल चेंज करता है, आप क्रंचेस का बात करते हो, तो आपकी मूवमेंट बेस हो गया, ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ये आपके लंबर स्पाइन को स्टेबिलाईज नहीं करता, राइट। तो लंबर स्पाइन को स्टेबिलाईज रखना, उसका कर्वेचर मेंटेन रखना, आप कोई भी एक्टिविटी करते वक्त, मतलब आपको कोर ट्रेनिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया। तीसरा अहम पैरामीटर है, जिसे अभी मैंने डिस्कस किया, कि एटीपी-सीपी ये एनारोबिक, ये एनर्जी सिस्टम के ऊपर काम करने की जरूरत होती है। मतलब क्या कि
जैसे मैंने बोला कि कोई भी एक्टिविटी जब हम क्रिकेट में करते हैं तो वो एक्सप्लोसिव 100% इंटेंसिटी के साथ करते हैं। तो हमारे शरीर में जो रेडीमेड कैलोरीज या रेडीमेड एनर्जी बची है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम सिर्फ 8 to 9 सेकेंड्स तक ही यूज कर सकते हैं। तो पूरा पूरा क्रिकेट 80% क्रिकेट ये एटीपी-सीपी में खेला जाता है, या उसकी जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन कौन सी होती है कि मैंने 3 रन भाग के निकाले या मैंने क्लोजिंग से भाग के बाउंड्री से बॉल उठाया और थ्रो किया, वो अराउंड 2 मिनट के आसपास 18-20 सेकंड के आसपास हम एक्टिविटी करते हैं, लेकिन वो भी हम अच्छे इंटेंसिटी के साथ करते हैं। उसके बाद हमें ब्रीफ ब्रेक मिलता है, वो हमारा एनोरोबिक फिटनेस हो गया। तो जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तब हम ऐसे एक्सरसाइज हमें करना जरूरी होता है जो हम एटीपी-सीपी एनर्जी सिस्टम या एनोरोबिक एनर्जी सिस्टम को ट्रिगर करे और उसको बेहतर बनाए, और उसके साथ साथ हम इंटरमिटेंट ब्रेक लेते हैं। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करना है कि नहीं करना है। तो अगर आप मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन जानते हो तो मैं वो रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि हम जब लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की बात करते हैं तो आपका जो ट्विचिंग स्पीड है, आपके जो स्लो ट्विच मसल फाइबर के ऊपर आप काम करते हो और आप एरोबिकली स्लो कंटिन्यूस रनिंग के ऊपर काम करते हो, वो एक्चुअली क्रिकेट में वर्क नहीं होता। अब सवाल ये बनता है कि फिर मैं एरोबिक फिटनेस कैसे डेवलप करूं? तो आप एनोरोबिक ड्रिल बना के भी आपका एरोबिक फिटनेस या आपका रिकवरी हार्ट रेट जो होता है उसके ऊपर काम कर सकते हो। इससे करने से क्या होगा कि आप कभी आपके मसल फाइबर रिक्रूट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, या फिर आप अपने एनोरोबिक फिटनेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ, तो वो एक सवाल मैं बताऊं कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस भागने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस भागना ही है तो आप 200 मीटर 400 मीटर भागो, उसके बाद ब्रेक ले लो, अगेन with a good speed, with good intensity, run for 200 to 400 meters and take a race. Ideally हम शटल रन कर सकते हैं, आइडियली हम स्प्रिंटिंग कर सकते हैं, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग स्पीड। तो सर कोई भी नौ सीखिया क्रिकेटर है, अगर वो इंडियन क्रिकेट टीम में पहली बार अंदर आता है तो सर कौन कौन से फिटनेस चेकलिस्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत पे होते हैं जिसे उसे क्लियर करना ही पड़ता है, नहीं तो वो खेल ही नहीं पाएगा, तो उसके बारे में बताओ और उसे ब्रीफली सारे क्राइटेरिया बताओ। जैसा भी मैंने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को हमें काम करने की जरूरत होती है, तो यहाँ पे इंडियन क्रिकेट में एक VO2 मैक्स टेस्ट की जाती है जिसका नाम है योयो टेस्ट। अभी योयो टेस्ट ये बहुत डरावनी चीज हो चुकी है इंडियन क्रिकेट में, और लोग डरते हैं उसके बारे में, क्योंकि वो आपके एक्चुअल VO2 मैक्स मतलब क्या कि आपका ऑक्सीजन अपटेक, ऑक्सीजन आपके सेल्स कितना यूटिलाइज करते हैं उसकी टेस्ट को वो डिफाइन करता है। तो योयो टेस्ट कैसे होती है? 20 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर आपको मेट्रोनोम के ऊपर या आपको बीप के ऊपर भागना पड़ता है। आपकी इनिशियल लेवल पे आपको कुछ सेकेंड्स में वो तय करना होता है डिस्टेंस, लेकिन उसके बाद वो सेकेंड्स जो होता है, वो टाइम जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है और आपको एक लेवल तक पहुंचना जरूरी होता है। तो ये बहुत चैलेंजिंग चीज होती है आपको। अभी भी हमने देखा कि योयो टेस्ट जो होती है, इंडियन का जो स्टैंडर्ड है एज अपोज टू वेस्ट इंडियंस या ऑस्ट्रेलियंस या इंग्लिश प्लेयर के साथ, वो बहुत कम है। लेकिन वो एक पैरामीटर है जहां पे आपको टेस्ट किया जाता है कि आपका VO2 मैक्स ऑक्सीजन अपटेक कैपेसिटी कितनी है। उसके साथ साथ आपका कोर कितना स्ट्रांग है, आपका 1 RM या 1 RM टेस्ट मतलब आपकी स्ट्रेंथ कितनी है वहां पे। उसके साथ साथ बहुत बार ये देखा जाता है कि आपके लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से हैं, और लिमिटिंग फैक्टर्स के ऊपर डिफाइन। तो जब मैं नेशनल कैंप्स करता हूं तो फर्स्ट 3 दिन हम सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग करते हैं। पहले दिन वो जाता है अपने फिजियो के पास, और फिजियो उसके ये डिफरेंट पैरामीटर्स चेक करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइटनेस, एक्टिव मसल और कोर कितना होता है। उसके बाद मूवमेंट असेसमेंट के लिए वो आता है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के कोच के पास, वो असेसमेंट करते हैं ये अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर, और उनका फिटनेस टेस्टिंग भी होता है। उनकी स्पीड टेस्ट होती है, उनकी एजिलिटी टेस्ट होती है, उनका VO2 मैक्स चेक किया जाता है, उनका स्पीड एंड्योरेंस भी करते हैं जिसे, उसे भी हम टेस्ट करते हैं, और उनका कोर भी देखा जाता है। तो ये अलग अलग फिटनेस पैरामीटर्स के ऊपर टेस्ट की जाती है, और जहां पे हमें लगे कि कोई उतना वहां पे वीक है तो उस पैरामीटर के ऊपर उस फेज में हम ज्यादा काम करते हैं उस प्लेयर्स के ऊपर। सो ये कंप्लीट प्रोग्राम जो रहता है वो इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे रहता है, डिपेंडिंग अपॉन लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल प्लेयर। इंडियंस का वो एक लिमिटेशन जैसा है, जैसे कि आपने अभी एग्जांपल्स दिए कि वेस्ट इंडीज हो गया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन, ये सारों का योयो टेस्ट का जो स्कोर होता है वो काफी कम होता है, माना कि काफी बेहतर होता है इंडियन के कंपैरिजन में। तो सर इसका इंडियन जेनेटिक डिसएडवांटेज जो आपने बात की वो है कि हमारा ओवरऑल लाइफस्टाइल ऐसी है हमारे मतलब ग्रोइंग अप ईयर्स के हमारे क्रिकेटर्स की, उसके कारण हमारा जो
क्या कहते हैं कि कॉम्पोजिशन है या फिर इननेट जो स्ट्रेंथ है वही सो कमजोर है उसमें उनमें? कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है, हमारा जेनेटिक्स तो डेफिनेटली काम करता है। एज अ टोल्ड कि इंडियंस हैव अ जेनेटिकली वीक बॉडी। अगर आप यूरोपियंस देखते हो, अमेरिकन देखते हो, ऑस्ट्रेलियन देखते हो, इंग्लिश पर देखते हो, तो उनका जेनेटिक्स बहुत बेटर है, बढ़िया है। उसके साथ साथ हमारा जो वेरियस कल्चर से, हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से आते हैं, तो हमारे फूड टाइप से अलग अलग होते हैं, राइट। साउथ इंडिया का फूड अलग है, नॉर्थ इंडिया का फूड अलग है, वेस्ट इंडिया का अलग है, ईस्ट में जाएंगे तो अलग फूड होता है। हमारा ना कार्बोहाइड्रेट रिच फूड भी होता है। और हमारे हर एक के घर में एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमारी माँ को ऐसा लगता है कि हम खाना जब खिलाते हैं लोगों को, अपने बच्चों को, तो हम अपना प्यार जता सकते हैं, राइट। तो हमारा खाना या टाइप ऑफ फूड हम जो खाते हैं, वो भी बहुत हद तक हमें हमारे बॉडी कंपोजिशन को खराब करने की कोशिश करता है, कि हमारा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। और जो हेल्थ अवेयरनेस जो बचपन से हमारे स्कूल से सिखाने की जरूरत होती है, वो हेल्थ अवेयरनेस इतना सिखाया नहीं जाता। हाँ, बोला जाता है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको अच्छा खाना खाना है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बच्चों के ऊपर डाला नहीं जाता। तो हम लोग हेल्थ वाइज इतने स्ट्रांग नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा स्ट्रांग नहीं होता। आज मैं अगर मेरे एरिया में देखूंगा, कोई अच्छा ग्राउंड मुझे मिलता है क्या रनिंग करने के लिए, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस, ये कॉजेस है, जिसकी वजह से हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो थोड़ी सी कम है। लेकिन अभी थिंग्स आर चेंजिंग, क्योंकि स्पोर्ट्स साइंस का इंपॉर्टेंस आज हम समझ पाए हैं, कि स्पोर्ट्स साइंस क्या क्या रोल प्ले करता है हर एक के सक्सेस में। और वो इम्पोर्टेंटली हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, और इसका कारण सिर्फ क्रिकेट में नहीं, हमारे ओलंपिक स्टेज के ऊपर या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में भी हमें दिखाई देता है। तो ये अलग अलग कॉजेस है, अलग अलग रीजन है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत पड़ जाती इस साल के स्टार्टिंग में हमारे बीसीसीआई ने डेक्सा स्कैन मैंडेटरी कर दिया है, जो है बॉडी वेट का जो हमारा परसेंटेज है उसे मेजर करता है। तो सर उससे क्या मतलब बदलाव आएगा? मतलब हमारी अगर इंडियन क्रिकेट टीम देखे तो काफी लोग आउट ऑफ शेप दिख सकते हैं। तो सर क्या आपको लगता है कि उन्हें भी अब फिटनेस सीरियसली ज्यादा लेनी तो पड़ेगी? डेक्सा स्कैन क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें फैट परसेंट वर्सेस लीन बॉडी मास कितना है, वो देखने की जरूरत होती है। अभी एक जिम में इन बॉडी एनालिसिस करके एक स्कैन करते हैं लोग, और उसमें बोलते हैं कि आपका अपर बॉडी में इतना है, लोअर बॉडी में इतना है, आपका फैट इतना है, आपका मसल मास इतना है। मुझे वो उतना पसंद नहीं है, वो सिस्टम जो है वो, क्योंकि वो करेक्ट पिक्चर शायद नहीं देता। हम और एक चीज करते हैं, जब हम फैट कैलिपर यूज करते हैं, और हम अपने डिफरेंट डिफरेंट 7 साइट्स के ऊपर आपका सबक्यूटेनियस फैट जो होता है, मस्कुलर फैट जो होता है, उसे भी चेक करते हैं। वो में स्कोर आता है। वो एक सिंपल तरीका होता है आपके फैट परसेंट को जानने का, और आपका वेट फैट का कितना है और आपका लीन बॉडी मास का कितना है। यूजुअली एक चार्ट बोला जाता है कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपका वेट इतना होना चाहिए। लेकिन जब मैं इनका फैट परसेंट चेक करता हूं, तो अगर उनका हाइट और वेट सही तरीके में बैठता है, लेकिन उनका फैट परसेंट ज्यादा है, तो मेरे लिए वो आदमी ओबीज होता है। अगर उनका वेट ज्यादा है लेकिन उनका लीन बॉडी मास ज्यादा है और फैट परसेंट कम है, तो मेरे लिए आदमी वो फिट होता है। तो यूजुअली हम क्या देखते हैं कि आपका फैट परसेंट कितना है, एज अपोज टू योर लीन बॉडी मास, राइट। तो डेक्सा स्कैन क्या करता है, डेक्सा एक्चुअली आपके फैट को कैलकुलेट करते हुए आपका एग्जैक्ट फैट बता सकता है कि आपके पास इतना इतना परसेंटेज आपके शरीर में फैट है। वो सबसे क्लोजेस्ट स्कैन होगा फैट को डिफाइन करने का। इसीलिए वो डेक्सा स्कैन हमें बीसीसीआई ने इंप्लीमेंट किया है। 100% अगर चाहिए अपने को, तो हमें फैट निकाल के तोलना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि मेरा फैट एग्जैक्टली कितना है। लेकिन डेक्सा बहुत क्लोज जाता है 100% से, सो इसलिए डेक्सा किया गया। अभी इसका इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस क्या होता है, कि जब हम क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट की बात करते हैं, तो हमें हमारा लीन बॉडी मास ज्यादा चाहिए, मस्कुलर बॉडी चाहिए, और एक 10 to 12% या 15% के आसपास आपका फैट परसेंट चाहिए। अगर वो नहीं है, तो आपका वो जो एक पैरामीटर है जिसको हम बॉडी कंपोजिशन कहते हैं, उसमें आप नहीं बैठ सकते। तो उसको बैठने में आपको आपके फूड हैबिट्स के ऊपर काम करने की जरूरत होती है। आप कौन से टाइप का फूड लेते हो, कौन से वॉल्यूम में लेते हो, और वो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक होना जरूरी होता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो अलग चीज हम यूज करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स स्पेसिफिक में हम अलग चीजों के ऊपर ध्यान देना जरूरी होता है। उसके साथ साथ आपका न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या उस फूड में है, मतलब आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आपके विटामिन, मिनरल, फाइबर का भी कंपोजिशन कितना है, वो भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि वो अपने इंटरनल प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो अगर वो प्रॉपर रखेंगे, और ओके। उसके साथ साथ हम ट्रेनिंग की बात करते हैं,
तो हमारा फैट परसेंट कंट्रोल में रखने के लिए ये दोनों चीजें हमें काम करनी पड़ती है। तो अगर ये रखते हैं तो आपका फिटनेस, जो विराट कोहली ने अभी प्रूव किया है कि अगर आप एक अच्छा क्लीन खाना खाते हो और आप एक रेगुलर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी बॉडी ऐसी बन सकती है और आपकी ऐसी बॉडी बन सकती है, आप कंसिस्टेंट हो सकते हो पूरी आपके करियर में। सो उसी लिए वो डेक्सा स्कैन यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उसका फायदा हमें जरूर होगा। सर आपने स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छे से हमें समझा दिया, तो सर मैं अब दूसरा टर्म बहुत ही अच्छे से समझना चाहूंगा, वो है कंडीशनिंग। जो आमतौर पर जो लेमैन होते हैं उन्हें कंडीशनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, तो सर वो एकदम आसान भाषा में हमें तो समझाएं। ये जो स्पोर्ट्स ट्रेनर होता है उसे हम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच कहते हैं। तो स्ट्रेंथ मतलब हमने बात किया कि हमें पावर के ऊपर काम करना है, स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फंक्शनल अप्रोच के ऊपर काम करना है। कंडीशनिंग मतलब ग्राउंड ट्रेनिंग यूजुअली होता है या कोर ट्रेनिंग होता है, मतलब आप जो स्पोर्ट खेलते हो उस स्पोर्ट स्पेसिफिक मूवमेंट या स्पोर्ट स्पेसिफिक एनर्जी पाथवेज जो होते हैं उसके ऊपर काम करना। स्पोर्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो होती है अपने मसल फाइबर की, आप स्लो ट्विच में कर रहे हो या फास्ट ट्विच पे कर रहे हो, तो वो उसको डेवलप करना ये कंडीशनिंग का पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं, जैसे मैंने कि बोला कि हम एटीपी सीपी और एनएरोबिक में ज्यादा काम करते हैं, तो हमारा जो कंडीशनिंग अप्रोच रहेगा वो हमारे मेजरली आपके शटल रन हो जाएंगे। उसमें भी आप अलग अलग लेवल पे डिसाइड कर सकते हो कि आपको 1:1 रेशो रखना है, मतलब आपकी इंटेंसिटी और आपके ब्रेक पीरियड 1:1.5 रखना है, 1:2 रखना है, 1:3 रखना है, डिपेंडिंग अपॉन आपका गोल क्या होता है। यहाँ पे आप क्रिकेट की बात करें तो हम स्प्रिंटिंग के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि वो जो फास्ट बॉलर्स रहते हैं उनको पावर आउटपुट भी लाना जरूरी होता है। तो फिर 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर स्प्रिंट के ऊपर काम करते हैं। जब हम एनओ की बात करेंगे तो हम 200 मीटर, 400 मीटर के रन की बात करते हैं। एजिलिटी की बात करें तो हमें उस तरीके का एजिलिटी प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा जहां पे हम फील्डिंग बेटर कर सके। जब हम बैट्समैन की बात करते हैं तो हमें इमीडिएटली डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत होती है। सो होता क्या है, कंडीशनिंग मतलब वो स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मूवमेंट है ग्राउंड पे या कोर्ट पे, वो मिमिक करना, उसको बेहतर बनाना, उसके इसेंट्रिक फोर्सेस, उसके पावर आउटपुट और उसकी रिकवरी को मैच करना, ये हमारे ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है जो हम ग्राउंड ट्रेनिंग करते हैं, और इसे हम कंडीशनिंग के तौर पे देखा जाता है। कुछ क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जिन्हें इंजरी काफी जल्दी हो जाती है, और आमतौर पर मतलब अगर पूरा कैलेंडर देखें तो हमें ये समझ नहीं लेना चाहिए कि वो 2-3 महीने तो ऑफ ही रहेंगे। तो सर एज अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच आप अगर क्रिकेटर को क्या एडवाइस करते हैं कि वो इंजरी को प्रिवेंट कर सके, और अगर इंजरी हुई तो जल्दी उसका रिहैब और रिकवरी हो सके, और क्या क्या इसके पीछे जाता है? मतलब अगर हम लोग जसप्रीत बुमराह का एग्जांपल ले लें, तो उसने अभी अभी एनसीए में ज्वाइन किया है और वो अपनी रिकवरी पर काम कर रहे हैं, तो सर वो प्रोसेस के माध्यम से हमें इसके बारे में तो इंजरी दो टाइप की होती है, एक होती है अक्यूट इंजरी और एक होती है क्रॉनिक इंजरी। अक्यूट इंजरी मतलब आप वहां पे गिर गए, आपका पैर अटक गया, कुछ टूट गया और वहीं पे आपको इंजरी हो गई, या आपको बॉल लग गया, ऐसा कुछ लग गया तो वहीं पे इंजरी लग गई, वो आपकी अक्यूट इंजरी है। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम होता है। एज फार एज पॉसिबल हम बेहतर गियर यूज करें, हेलमेट यूज करें, वो छोड़ के हम कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो ओवर यूज इंजरी होती है, अगर हम अच्छा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के ऊपर काम करेंगे तो आप ओवर यूज इंजरीज के चांसेस कम कर सकते हो। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम क्या है कि हमें फिजिकल कॉम्पिटेंसी के ऊपर काम करने की जरूरत ज्यादा है दैन एक्चुअल फिटनेस पैरामीटर्स। मतलब क्या कि क्रिकेट या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी ट्रेनिंग जब हम करते हैं, वो मल्टीपल जॉइंट्स और मल्टीपल मसल साथ में काम करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको मोबिलिटी के इश्यूज है तो आप पूरी रेंज ऑफ मोशन में करेक्ट मूवमेंट पैटर्न में काम नहीं कर पाएंगे, तो आपकी इम्बैलेंसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपके कुछ मसल्स फायर नहीं हो रहे, कुछ मसल्स ओवरवर्क है, तो वो ओवरवर्क मसल जो होता है वो धीरे धीरे ओवरयूज इंजरी में चला जाता है। अगर आपकी रिकवरी प्रॉपर नहीं है, फिर वो फिजिकल रिकवरी, मेंटल रिकवरी, तो भी आपकी इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है कि आपका ऑप्टिमम लेवल ऑफ ट्रेनिंग क्या है, या आप अंडर ट्रेनिंग में हो या आप ओवर ट्रेनिंग में हो। मैंने बहुत बार देखा है, नॉट ओनली विथ क्रिकेटर्स, विथ अक्रॉस स्पोर्ट्स, आवर प्लेयर्स आर इनटू ओवर ट्रेनिंग मोड। ओवर ट्रेनिंग मतलब ऑप्टिमम लेवल से भी ज्यादा हम लोग बिलीव करते हैं कि हम ज्यादा घंटे प्रैक्टिस करें, ज्यादा घंटे जिम में बिताएं। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोड मैनेजमेंट कहते हैं। लोड मैनेजमेंट मतलब क्या कि हर एक व्यक्ति को का लोड मैनेज करने का की कैपेसिटी कितनी है। हम लोग
एक ही एज ग्रुप के 2 लड़के लेते हैं। अगर कोई 18 साल का बैट्समैन ओपनिंग बैट्समैन है और एक 18 साल का ओपनिंग बैट्समैन है, ये जरूरी नहीं है कि दोनों का लोड बेरिंग कैपेसिटी सेम होगा। दोनों का रिस्पॉन्स ट्रेनिंग के तौर अगेंस्ट, उनका रिकवरी के अगेंस्ट, उनके न्यूट्रिशन के अगेंस्ट अलग अलग हो सकता है। तो उनका लोड अलग अलग हो सकता है। नॉट नेसेसरी उनको एक ही टाइप का ट्रेनिंग देना जरूरी है। तो अगर हमको एक ही टाइप का ट्रेनिंग देंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि एक आदमी चला जाए इंजुरी में और एक आदमी बेहतर बेहतर बनता शुरू हो जाए। तो हमें ये भी देखना है कि हर एक की लोड बेरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसका जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं वहां पे उसका लोड कितना है, उसके जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वहां पे उसका लोड कितना है, जब वो मैचेस खेल के आता है तब वो कितना लोड लेके आया है, उसका मेंटल स्ट्रेस कितना है, उसके रिकवरी स्ट्रैटेजीज हमने कैसे प्लान किए, क्या वो 8-9 घंटे सोया है, क्या उसका न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से गया है, उसकी रिकवरी प्रॉपर हुई है। और रिकवरी स्ट्रैटेजी जैसे आइस बाथ या कोल्ड शावर्स हमने इंप्लीमेंट किए हैं, और वो नेक्स्ट टाइम जब आता है तो कंप्लीट रिकवर होके आता है। अगर वो फटीक स्टेट पे हमारे पास पहुंचा और हमने वापस वही लोड उसके ऊपर डाला तो नेचुरली वो और फटीक स्टेट में चला जाएगा और वो ओवरयूज के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हमारी रिकवरी स्ट्रेटेजी हमारी ओवरयूज इंजरीज बढ़ाती है। हमारे फिजिकल कॉम्पिटेंसी को हमने काम नहीं किया तो भी बढ़ाते हैं। और थर्ड जो पार्ट है वो बायोमैकेनिकल पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल जब हम फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं, अगर हम बुमराह की बात करते हैं, तो फास्ट बॉलिंग इंसान फास्ट बॉलिंग के लिए बना नहीं है। ये एक अलग कॉम्प्लेक्स चीज होती है फास्ट बॉलिंग करना, इतना इजी नहीं होता, क्योंकि एवरी टाइम व्हेन यू लैंड ऑन योर लैंडिंग फुट आप 5 to 6 टाइम वेट डालते हो आपके फुट के ऊपर, आपके एक्चुअल वेट का। तो सोचो कि आप इतना प्रैक्टिस कर रहे हो, इतना मैचेस खेल रहे हो, T20 है, IPL है, टेस्ट मैच है, वनडे है, तो आपके शरीर के ऊपर लोड कितना होगा। और फास्ट बॉलिंग जो होती है वो फ्लेक्शन और रोटेशन के ऊपर ज्यादा काम करती है। तो आपके फोर्सेस आपके शरीर के ऊपर इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं एवरी सिंगल टाइम कि उसको प्रोड्यूस करना, स्टेबिलाईज करना और डिलीवर करना ये बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। उसके साथ साथ अगर आपकी एक्शन बायोमैकेनिकली करेक्ट नहीं है, जैसे बोलते हैं कि वेट लिफ्ट की जो एक्शन है वो बायोमैकेनिकली करेक्ट है, मतलब वो उसका लोडिंग सही है, उसका लैंडिंग सही है, वो एक की लाइन पे चला जाता है, उसका फॉलो थ्रू सही है, तो फिर भी आज हम देखते हैं कि ब्रेट ली भी इंजर्ड होता है क्योंकि उसके ओवरयूज इंजुरीज बढ़ जाती है। बुमराह की बात करें तो बुमराह का उतना बायोमेकेनिकली करेक्ट एक्शन नहीं है, उसका लोडिंग स्ट्रेट हाथ से होता है और वो उसका रनअप से उसको कुछ स्पीड नहीं मिलती, वो पूरा पूरा अपने लास्ट एक्शन पे यूज करता है, ज्यादा फोर्स वहां पे लगाता है। तो नेचुरली ये और उसका लोड जो है बॉलिंग का वो भी बहुत ज्यादा है, वो अपना स्ट्राइक बॉलर है, तो उसको बॉलिंग करनी पड़ती है टेस्ट मैच में एवरी नाउ एंड देन, वनडे में बॉलिंग करता है, T20 करता है, IPL करता है। तो ऑफ सीजन नाम की कोई चीज बची नहीं है आजकल, there is no off season, so there is no recovery for these players, right? So इसके वजह से उसके ओवरयूज इंजरी बढ़ती है और हम इंजरी में चले जाते हैं। इसका तरीका क्या होता है, फिर बीसीसीआई क्या करती है कि उनको NCA नेशनल क्रिकेट अकेडमी बैंगलोर में बुलाते हैं और वहां पे उनके ऊपर उनके इंजुरी के हिसाब से उनके वहां के जो फिजियोस होते हैं वो ट्रेन करना शुरू करते हैं, ट्रीट करना शुरू करते हैं, उनका पेन कम करते हैं। इन एक्सट्रीम केसेस अगर किसी को सर्जरी की जरूरत पड़े तो सर्जरी की जाती है और फिर उनका रिहैबिलिटेशन स्टार्ट होता है। तो रिहैब के बाद उस फिजियो का रोल ऐसा होता है कि उनको रिहैब करके उनको वापस स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग के बतौर बनाए और उनको वापस ग्राउंड पे लेके आए, और उसका टाइम पीरियड उनको दिया था कि आप इतने इतने टाइम में उनको वापस लाना जरूरी होता है। तो ऐसे अलग चीजें रहती है। अगर हम बेसिक अगर नक्शल में कहा जाए तो फिजिकल कॉम्पिटिशन को इम्प्रूव करना, रिकवरी के ऊपर काम करना, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कंडीशनिंग और स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना, और उसके साथ साथ हमारा मेंटल बैलेंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए उसके ऊपर काम, अगर इसको और न्यूट्रिशन के ऊपर काम करना, अगर इसके ऊपर हम काम करते हैं तो वी कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ ओवरयूज इंजरी। 25 से 35 साल के युवा हैं और उन्हें भी ऐसे मतलब अगर आप उनके बेडरूम में जाओगे तो उनके पोस्टर्स लगे होंगे कि मुझे विराट कोहली जैसी बॉडी चाहिए, फिजिक चाहिए, मुझे उतना लीन अपना स्ट्रक्चर चाहिए। तो सर मैं आपके जो इतने सालों के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग और स्पोर्ट्स साइंस का जो नॉलेज है उसको मैं लेमैन के तौर पर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर कोई इंसान वैसी बॉडी बनाना चाहता है, वैसा फिजिक बनाना चाहता है एकदम लीन, तो वो कैसे बना सकता है? जैसे कभी मैंने कहा कि मैं दो टर्म यूज करता हूँ, एक है अपना शोरूम और एक है अपना गोडाउन। देखिए हर एक बच्चे को लगता है कि मेरा शोरूम अच्छा दिखे, मेरी बॉडी अच्छी दिखे, मेरे बाइसेप दिखे, मेरे चेस्ट दिखे, मेरे सिक्स पैक दिखे और मैं अच्छा मस्कुलर दिखूं और फिट रहूं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एस्थेटिक गोल करके कोई आ रहा है तो एस्थेटिक गोल के ऊपर काम करना भी जरूरी होता है, लेकिन उसके साथ साथ विराट कोहली सिर्फ एस्थेटिक्स के ऊपर काम नहीं करता, उसका गोडाउन भी उतना ही स्ट्रांग है, मतलब उसका कोर भी उतना ही स्ट्रांग है, उसके ग्लूट्स उतने स्ट्रांग है, उसका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस स्ट्रांग है, उसका एनर्बिक फिटनेस स्ट्रांग है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी है, वो ही कैन प्रोड्यूस फोर्स, मतलब वो सभी पैरामीटर्स के ऊपर काम करता है, इसलिए वो एथलेटिक फिट है। एक मॉडल की बात करें तो वो एस्थेटिकली फिट दिखता है, लेकिन नॉट नेसेसरी वो अलग चीजों के ऊपर भी उतना ही फिट रहे। तो मेरा यूथ के लिए ये संदेश रहेगा कि आप एस्थेटिक गोल्स रखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एस्थेटिकली भी काम करते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपके बाकी पैरामीटर्स के काम करना जरूरी होता है। अब एस्थेटिकली कैसे काम करेंगे? अगेन, मुझे अच्छा दिखना है, मस्कुलर दिखना है, लीन दिखना है, मतलब क्या है, मुझे मस्कुलर बॉडी चाहिए और मुझे फैट परसेंट निग्लिजिबल चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें कोई फैट डाइट के ऊपर फॉलो नहीं करना है। आज देयर आर 10,000 थियरीज इन न्यूट्रिशन, अलग अलग आदमी अलग अलग चीज आके बोलता है कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। कभी भी याद रखना, कभी बेसिक्स कभी भी चेंज नहीं होंगे। कोई भी फैट आने दो, कोई भी प्रोडक्ट आने दो, बेसिक कभी भी चेंज नहीं होते। एक क्लीशे स्टेटमेंट है कि कैलोरी इनपुट कैलोरी आउटपुट, मतलब आप कितना कैलोरीज ले रहे हो, आपका बॉडी टाइप कौन से टाइप का है, आपको कितने ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी वो कैलोरी बर्न करने के लिए, और हमें मस्कुलर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट? अगर हम ओवर डेफिसिट क्रिएट करते हैं तो आप अपना फैट परसेंट मेंटेन कर सकते हो, आपको जीरो फैट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैट की भी शरीर को जरूरत होती है। तो एक अमाउंट ऑफ फैट हमें शरीर में होना बहुत जरूरी होता है। कोई भी चीज हम ज्यादा करते हैं तो प्रॉब्लम ही होता है। तो वो एक अमाउंट का फैट मेंटेन करने के लिए आपका फूड आप कौन से टाइप का ले रहे हो वो जरूरी हो जाता है। उसके साथ साथ आप उसको किस टाइप का ट्रेनिंग करते हो। अगर आपको फैट बर्निंग पे काम करना है तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जो मैंने रिसर्च देखे उसके ऊपर मैं बोलता हूँ कि HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग आप करते हो तो आप एक अच्छा फैट बर्निंग प्रोग्राम के ऊपर काम कर सकते हो। उसके साथ साथ जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं तो आपको हेवी वेट्स उठाना जरूरी होता है। बहुत लोग ना हेवी वेट से दूर भागते हैं, आई डोंट नो व्हाई। हेवी वेट उठा के जब आप काम करते हो तो आपके मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव करते हो, आपकी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसके साथ साथ आपकी बोन डेंसिटी इंप्रूव हो जाती है, और उसके साथ आप मस्कुलर दिखना शुरू हो जाते हो। जब आप हेवी वेट उठाते हो तो आपके हाई थ्रेशोल्ड मसल फाइबर रिक्रूट होते हैं, मतलब उसको रिपेयर करने के लिए आपको ज्यादा कैलोरी बर्न करनी पड़ती है जब आप रेस्ट लेते हो। मतलब इन नेक्स्ट 48 आवर्स आपका कैलोरी बर्निंग रेशियो एट रेस्ट, मतलब जब जिसको हम BMR करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, वो भी अच्छा हो जाता है। मतलब अगर आप BMR अच्छा है तो आप एट रेस्ट ज्यादा कैलोरी बर्न करते हो तो फैट सैचुरेशन कम होगा और आपकी बॉडी ज्यादा लीन और मस्कुलर दिख सकती है। लेकिन ये करते वक्त हमें ये भी देखना है कि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना बढ़ाए। हम सिर्फ प्रोटीन्स की बात करते हैं, हम सिर्फ फैट्स की बात करते हैं, हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको विटामिन्स और मिनरल्स और फाइबर की भी बात करना जरूरी होता है। एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड हैबिट रखना, और ये हम कैसे कर सकते हैं कि एक ऐसी चेंजेस हम शरीर में लाए, हमारे डेली रूटीन में लाए, जिसको हम सस्टेन कर पाएंगे, कंसिस्टेंट रह पाएंगे। तो ये शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म लाइफ का गोल होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। बेसिक हैबिट चेंज करेंगे और मस्कुलर चीज के ऊपर काम करेंगे तो आपकी बॉडी डेफिनेटली लीन हो पाएगी, और आपको सभी पैरामीटर्स को काम करते हुए आप विराट जैसा एथलेटिक बॉडी पावर। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।